So let's summarize the gradient descent step that we learned last time. Gradient descent जो algorithm है उसमें शुरू आप ऐसे करते हैं कि आपने जो भी parameters estimate करने हैं W in this case उनको आप randomly initialize करते हैं, ठीक है। और जो भी ये initialized parameters हैं random values के साथ उन parameters के set को या vector को आप W old कहते हैं शुरू में। उसके बाद आपने रिपीटेडली ये नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शंस में जंप्स करनी है, जिसमें आपके पास हर बारी आप अपने जो भी आपके करंट पैरामीटर्स हैं W ओल्ड उन पे उस जगह पे आप अपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं या ग्रेडियंट वेक्टर कंप्यूट करते हैं with respect to your parameters, और इस वेक्टर की जो भी वैल्यूज इस वेक्टर के अंदर अब पड़ी हैं ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर है। इस ग्रेडियंट वेक्टर के नेगेटिव डायरेक्शन में आपने जंप्स लेनी है, लेकिन जंप्स जो हैं उनको आप थोड़ा सा स्केल कर देते हैं बाय सम वैल्यू बाय अ स्केलर जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यूजुअली दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। और ये जंप लेने के बाद आपके पास नए पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। जब आपके पैरामीटर वेक्टर की एक नई कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, लेट्स कॉल इट W न्यू। और ये आप करते रहते हैं और हर जंप के बाद आपने ये देखना है कि आपका जो पहले पैरामीटर्स थे उनके ऊपर आपके लॉस फंक्शन की क्या वैल्यू आई थी, और ये जो नए पैरामीटर्स आए हैं इनके ऊपर आपके लॉस फंक्शन की क्या वैल्यू आई है। इनका डिफरेंस ले लें और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी जो मेरे लॉस फंक्शन में चेंज आया है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे उस चेंज के मैग्नीट्यूड से गर्ज है। यानी अगर चेंज किसी भी, लेट्स कॉल एप्सिलॉन जो है वो एक छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1e-3 या 1e-4 या सम स्मॉल वैल्यू, ठीक है, सम स्मॉल वैल्यू। कोई थ्रेशोल्ड है कि एज लॉन्ग एज आपका लॉस का जो चेंज है इफ इट इज ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड तो कीप मेकिंग दीज जंप्स इन द नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन। लेकिन अगर आपका लॉस चेंज होना बंद हो गया है, और मोर स्पेसिफिकली अगर आपके लॉस का जो चेंज है वो इन छोटी वैल्यूज से भी छोटा हो गया है, 1e-3 से भी कम है या 1e-4 से भी कम है, अगर आपका लॉस फंक्शन बहुत कम चेंज हो रहा है तो दिस माइट बी अ गुड टाइम टू स्टॉप टेकिंग मोर जंप्स, क्योंकि आप किसी ना किसी मिनिमम पे पहुंच गए होंगे फंक्शन के, ठीक है। यू आर प्रॉब्ली वेरी क्लोज टू अ मिनिमम ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे लॉस बहुत कम चेंज हो रहा होगा। सो दैट्स द स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं, इनिशियलाइज करें, ग्रेडियंट की नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जंप्स लेनी है आपने, और कोई ना कोई कन्वर्जेंस क्राइटेरिया एंड पे आपने चेक कर लेना है। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया यानी हैज योर एल्गोरिथम कन्वर्ज्ड टू अ गुड मिनिमम, ठीक है। इसमें कुछ जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स ये हैं कि जो लर्निंग रेट, इसको लर्निंग रेट कहते हैं, ये जो हम स्केल किया था हमने ग्रेडियंट वेक्टर को एक छोटे से नंबर से, दिस लर्निंग रेट ईटा इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली टू इंश्योर दैट यू कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमम। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ईटा को 1 रख दें, तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें इस तरह का फिनोमिना था कि यहाँ से आप जंप करते थे, यहाँ आ जाते थे, और फिर यहाँ से जंप करते थे तो वापस इधर आ जाते थे, और इधर से जंप करेंगे तो फिर इधर आ जाएंगे, इधर से जंप करेंगे फिर से इधर आ जाएंगे, और ये ऑसिलेट करते रहेंगे आप हमेशा टिल इन्फिनिटी। तो अगर मैं ईटा को लेस देन 1 रख देता इस केस में, तो फिर मेरी ये जो पहली जंप है, पहली जंप ज़रा सी छोटी होनी थी,
और फिर वहाँ पे ग्रेडियंट और छोटा आ जाना था, और फिर अगली जंप फिर से छोटी होनी थी, ग्रेडियंट और छोटा आ जाना था, यानी ग्रेडियंट भी छोटा होता जाना था, जंप्स भी छोटी होती जानी थी, क्योंकि मैं हमेशा लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो आई वुड कन्वर्ज टू सम पॉइंट। इन ऑसिलेशन से बचने के लिए आप शुरू में ईटा अगर बड़ा रख भी लेते हैं तो ग्रेजुअली ईटा को आप एज द एल्गोरिथम प्रोसीड्स आप ईटा को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं, सो दैट यू कन्वर्ज टू सम लोकल मिनिमम। और अगर आप ईटा को बहुत बड़ा रख देंगे तो फिर यह है कि एल्गोरिथम थोड़ा स्लो हो जाएगा। ईटा अगर बड़ा है तो एल्गोरिथम मिनिमम तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि शुरू में आप रीजनेबली बड़ा रखें, बहुत बड़ा ना रखें ईटा को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको छोटा करता जाए। ओके, सो ग्रेडियंट डिसेंट की जो हमने अभी शक्ल देखी है पिछली स्लाइड पे, एक्चुअली उसको बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, विच मीन्स कि आप जो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे हुआ है। अब ट्रेनिंग एग्जाम्पल से हमारा क्या मतलब है? सो ये एंड गेट वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। एंड गेट पे हमने कहा था कि अगर दो इनपुट्स हैं x1 x2 और फिर कोई टारगेट्स हैं t, तो 0 0 पे आप 0 कहते हैं, 0 1 1 0 1 1 और सारे आंसर 0, सिर्फ 1 1 पे आंसर 1 है। ये जो तीन चीज़ें थी, ये एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये वाली अगली ये दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये तीसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है और ये चौथी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि जब मैं आपको 0 और 0 इनपुट करूं तो आपने 0 आंसर करना है, जब मैं आपको 0 और 1 इनपुट करूं तो आपने 0 आंसर करना है, एंड सो ऑन। और जब मैं 1 और 1 इनपुट करूं तो आपने 1 आंसर करना है। तो दीज आर 4 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, लॉस फंक्शन जो है, लॉस फंक्शन जिस तरह से भी डिफाइन किया जाए, आपके जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें यूजुअली लॉस फंक्शन इस तरह से डीकम्पोज किया जाता है कि इट इज़ अ सम ओवरऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स। इस केस में हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं और लेट्स कॉल दिस ln ऑफ w। और ln ऑफ w का मतलब है कि जब मैंने nth ट्रेनिंग एग्जांपल दी थी तो क्या nth टारगेट यानी nth ट्रेनिंग इनपुट जब मैंने दी थी तो क्या मेरे पास nth टारगेट की वैल्यू आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी तो कितने दूर थे आप उस टारगेट वैल्यू से? तो वहां से आप एक लॉस डिफाइन करते हैं। अभी मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं लॉस फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो ओवरऑल लॉस है पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट पे, उस लॉस को मैंने डीकम्पोज कर दिया है इनटू पर ट्रेनिंग एग्जाम्पल लॉसेस। हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल का जो लॉस है उनका सम कर दूंगा, तो ये डीकम्पोजिशन है मेरे पास लॉस फंक्शंस की। तो अगर लॉस ऐसे है तो इसका मतलब कि अगर लॉस डीकम्पोज हो सकता है, इसका मतलब है कि लॉस का जो डेरिवेटिव है वो भी फिर डीकम्पोज हो गया, क्योंकि अगर लॉस सम ऑफ लॉसेस से आ रहा है तो डेरिवेटिव भी सम ऑफ डेरिवेटिव से आएगा। ठीक है, और वो हर एग्जाम्पल पे जो लॉस था, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जो लॉस था उसका जो डेरिवेटिव था वो कंप्यूट कर लें। ठीक है, तो असल जो डेरिवेटिव जिसे कहते हैं वो ये चीज़ है। ठीक है, और इसे कहते हैं पूरे ट्रेनिंग बैच जो था, पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेट, उसके ऊपर कंबाइंड जो प्रॉपर ग्रेडियंट है वो है नेबुला एल। ठीक है, और अगर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स पे ग्रेडियंट को मैं कंप्यूट करूं, उन सारों को सम करूं, तो फिर जो प्रॉपर ग्रेडियंट आता है और इसको यूज करूं ग्रेडियंट डिसेंट में, इसे कहते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सीक्वेंशियल ग्रेडियंट डिसेंट, जिसके अंदर आप जैसे ही आपने किसी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे आपने ग्रेडियंट निकाला था ना, उसी वक्त आपने
अपने जो पैरामीटर्स थे पुराने उनको एडजस्ट कर लिया। यानी आपके पास कोई करंट पैरामीटर्स पड़े हैं, उन पैरामीटर्स की बेस पे आपने कोई ग्रेडियंट निकाला है, लेकिन एक एग्जांपल पे वो ग्रेडियंट वेक्टर जो आया आपके पास उधर ही नेगेटिव डायरेक्शन में आपने जंप ले लिया और अपने पैरामीटर्स अपडेट कर दिए। जब आप दूसरी एग्जांपल पे आएंगे तो फिर एक नया ग्रेडियंट निकलेगा, उसी वक्त एडजस्ट कर देंगे। तीसरी एग्जांपल पे आएंगे, नया ग्रेडियंट निकलेगा, एडजस्ट कर देंगे। यानी जहां बैच ग्रेडियंट डिसेंट में 4 ग्रेडियंट्स को ऐड करके एक ही ग्रेडियंट निकाला गया और फिर जंप ली गई, इधर सिक्वेंशियल ग्रेडियंट डिसेंट में आपके पास अगर 4 एग्जांपल्स थी तो 4 दफा जंप्स ले चुके होंगे आप। बैच में 4 एग्जांपल्स के बाद एक जंप थी, सिक्वेंशियल ग्रेडियंट डिसेंट में 4 एग्जांपल्स के अंदर 4 जंप्स लग चुकी होंगी। ठीक है, सो दैट्स सिक्वेंशियल ग्रेडियंट डिसेंट। देन देयर इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर विच इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो बिल्कुल सिक्वेंशियल की तरह ही है कि हर एक एग्जांपल के बाद जंप मैंने ले ली है, अपने पैरामीटर एडजस्ट कर लेने, लेकिन कौन सी एग्जांपल को देखना है अगली दफा वो रैंडमली चूज होगी। सीक्वेंशियल में तो ये है ना कि लेट्स से मैंने पहले n को पहले 1 रखा, फिर n को 2 रखा, फिर n को 3 रखा, फिर n को 4 रखा। लेकिन इस केस में आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप रैंडमली चूज करते हैं कि कौन सी एग्जांपल मैंने उठानी है। ठीक है, दैट्स स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और फिर बैच और स्टोकेस्टिक इन दोनों का एक हाइब्रिड है, जिसमें आप ये करते हैं कि मैंने हर एक एग्जांपल के बाद नहीं करना, मैंने अपना कोई बैच उठा लेना है। लेट्स से आपका जो बैच आया था ना वो था एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4। लेट्स से ये बैच आ गया था, ठीक है। या लेट्स से आपका बैच कोई आ गया था एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 4, यानी कोई भी रैंडम एग्जांपल्स का बैच है, ठीक है। और वो बैच पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेट नहीं है, ट्रेनिंग सेट का एक सबसेट होगा, लेकिन रैंडमली सिलेक्टेड। एग्जांपल 2 और 4 पे ग्रेडियंट्स लें, दोनों को ऐड करें, ये ग्रेडियंट पूरे का पूरा आ जाएगा। या एग्जांपल 1 और एग्जांपल 4 को लें, ग्रेडियंट्स कंप्यूट करें, दोनों को ग्रेडियंट्स को ऐड करें, तो आपके पास ये वाला ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एक दोनों के यानी बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच में एक अप्रोच है विच इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है कि रैंडमली कोई भी एग्जांपल उठा लें और उसकी बेस पे ग्रेडियंट वेट्स को अपडेट कर दें। और दूसरा जो ज्यादा पॉपुलर है वो है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूजिंग मिनी बैचेस, यानी एक एग्जांपल नहीं होगी, मिनी बैच होंगे पर रैंडमली सिलेक्टेड। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट के कुछ फ्लेवर्स हैं। ओके, फिर तो अब आते हैं अपने असल जो मकसद था इस लेक्चर का, वो था कि हमने देखना है कि हमारे पास अगर कोई भी परसेप्ट्रॉन है, ठीक है, लेट्स से 2 इनपुट्स वाला, और उसके कोई वेट्स हैं और उसके कोई बायसेस हैं, तो उसका W1 क्या वैल्यू होनी चाहिए, W2 क्या वैल्यू होनी चाहिए, बायस क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने लर्न करना था, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स रखा करेंगे कि जी ये x1 था और ये x2 था, और यहाँ पे आप अपना टारगेट रखा करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ये टारगेट आए, ठीक है। और इनकी बेस पे एक लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट xn tn be the nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल पेयर, जिसमें ये टारगेट है और ये इनपुट वेक्टर है, जितना भी इसका साइज है, इसलिए मैंने x को बोल्ड में लिखा है, इट्स अ वेक्टर, जितने भी इसमें इसका साइज है। और टारगेट इस केस में हम सिर्फ 2 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर होता है, ठीक है। हमने जब पहले देखा था तो हमने कहा था एंड गेट में हम या 0 आउटपुट होगा या 1 आउटपुट होगा। अभी हम मैथमेटिकल कन्वीनियंस की खातिर, क्योंकि हमारे एल्गोरिथम हमारी फॉर सम मैथमेटिकल कन्वीनियंस हम जो 0 जिनको कह रहे थे टारगेट्स को, जो भी क्लास 0 है, यानी जिसको जब परसेप्ट्रॉन ऑफ है, उसको मैं कहने लगा हूं कि 0 की बजाय मैं वहां -1 चाह रहा हूं, ठीक है।
एंड गेट हो और गेट हो, जौन सी भी प्रॉब्लम मैंने लर्न करनी है, जो भी मेरे बुलियन टारगेट्स थे पहले 0 और 1, उसमें 0 की बजाय मैं -1 कर रहा हूँ, ठीक है। 1 वाली क्लास 1 ही रहती है। और ये तो था टारगेट्स। जो मेरा परसेप्ट्रॉन है उसके ऊपर एक स्टेप फंक्शन लगा होता था एंड पे, और स्टेप फंक्शन कहता था कि अगर आपका W ट्रांसपोज X प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 आउटपुट करना है, और लेस देन 0 है तो 0 आउटपुट करना है। वहां पे भी मैं उसको चेंज करके परसेप्ट्रॉन का जो स्टेप फंक्शन है वो 0 और 1 की बजाय मैं परसेप्ट्रॉन का स्टेप फंक्शन भी चेंज कर देता हूं, और वो या 1 आउटपुट करता है या -1 आउटपुट करता है, ठीक है जी। तो ये तो 2 चेंजेस मैं कर दिए, टारगेट्स और आउटपुट्स दोनों -1 और 1 होंगे। ओके, एक और नोटेशनल कन्वीनियंस मैं करने लगा हूं, वो ये है कि जिसको मैं W ट्रांसपोज X प्लस बी लिखता हूं। अगर इसको मैं खोलूं तो ये है W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2 प्लस B, और इस B को आप मुझे इजाज़त दें मैं लिख देता हूं +1 इंटू B। और तो असल में तो ये एक स्केलर वैल्यू आ जाती है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं W1 W2 1, ये वेक्टर बना दिया 1/3 का, और यहां पर 3/1 का वेक्टर है जिसमें लिखा हुआ है X1 X2, और यहां पर वेट आई मेड अ मिस्टेक, W1 W2 और यहां पे अपना बायस, और जो वेक्टर बनाया मैंने X1 X2 और 1, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे पैरामीटर्स थे, ये मेरे पैरामीटर्स का वेक्टर है, और ये मेरा इनपुट वेक्टर है जिसके अंदर मैंने, क्योंकि बायस की इनपुट हमेशा 1 होती है, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया, अपेंड कर दिया है। यानी मैंने W वेक्टर के आगे अपेंड कर दिया है बायस, और मैंने जो इनपुट वेक्टर था X1 X2 उसके आगे अपेंड कर दिया है 1, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं, और अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा अब्यूज ऑफ नोटेशन कर दूं, कि अब ये जो बायस अपेंड हुआ हुआ वेक्टर है ना, इस पूरे वेक्टर को मैं इसको W कहने लग जाता हूं। यानी अब के बाद जब भी मैं W कहूंगा उसमें बायस इंक्लूडेड है, बायस अपेंडेड है, और अब के बाद जब भी मैं इनपुट वेक्टर कहूंगा तो उसमें एंड पे एक 1 अपेंडेड है, ठीक है। तो इसी को मैं X कह देता हूं। हालांकि पहले मैं X जो है उसमें सिर्फ X1 X2 था, W वेक्टर में सिर्फ W1 W2 था पहले, लेकिन अब मैं जब भी W कहूंगा तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैंने बायस अपेंड कर दिया उसके अंदर, और इनपुट के आगे भी एक 1 अपेंड कर दिया है, तो माय पैरामीटर्स ऑलवेज कंटेन द बायस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इससे ये होगा कि मैं नाउ आई कैन जस्ट राइट इट W ट्रांसपोज X, ठीक है। और अगर मैंने थ्रेशोल्ड करना है तो बस W ट्रांसपोज X को थ्रेशोल्ड कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन 0, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर तो आपने, बल्कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वो एंड गेट को लेते हैं। 0 0 पे मैं चाहता था कि -1 आंसर आए, ठीक है। एंड गेट मैंने इम्प्लीमेंट करना था परसेप्ट्रॉन के थ्रू। मैं चाहता था 0 1 पे -1 आए, 1 0 पे -1 आए, और 1 1 पे 1 आंसर आए, ठीक है। सो ये पहली एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेन एग्जांपल 0 0 वाली, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे अभी W मैंने लर्न करने हैं, पर मैं चाहता हूँ कि W ट्रांसपोज 0 0 जो मेरी इनपुट थी और 1 अपेंड हुआ, ये चीज़ मैं कौन सी क्लास चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इसकी बारी, क्योंकि टारगेट जो है वो -1 है, मैं चाहूँगा कि W ट्रांसपोज दिस वेक्टर शुड बी लेस देन 0,
है ना। सिमिलरली मैं चाहूंगा कि W ट्रांसपोज जो सेकंड वेक्टर है 0 1 और फिर 1 डिपेंड हुआ हुआ, इसका आंसर भी लेस देन 0 आए, ठीक है। और सिमिलरली तीसरी बारी भी W ट्रांसपोज 1 0 और 1 डिपेंड हुआ हुआ शुड बी लेस देन 0, यानी जब भी मेरा टारगेट -1 है, जब भी मेरा टारगेट -1 है, मैं चाहूंगा कि मेरा W ट्रांसपोज X जो है वो भी लेस देन 0 आए, ठीक है, ओके। और जब मेरा टारगेट 1 है तब मैं चाहूंगा, और वो कब है 1, जब मेरी इनपुट थी 1 1 और फिर 1 डिपेंड हुआ हुआ, ठीक है। इस पे मैं चाहूंगा कि मेरा आउटपुट 0 आए, सॉरी ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है। इस पे मेरी आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल 0 आए, यानी जब मेरा टारगेट 1 है तो मेरी आउटपुट पॉजिटिव आनी चाहिए, या ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यू नीड टू ऑब्जर्व कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशन वही कर रही है जिसको मैंने कहा कि हम चाह रहे हैं। आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं, x1 को उठाएं पहली ट्रेनिंग एग्जांपल, और t1 को उठाएं पहली टारगेट वैल्यू, जो कि यहाँ W ट्रांसपोज x1 ये पहले यहां लिखा हुआ है, ठीक है। दिस वाज x1 वेक्टर। आप चाहते थे कि W ट्रांसपोज x1 लेस देन 0 आए, लेकिन कब? जब टारगेट -1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W ट्रांसपोज xn जो कि एक स्केलर आएगा, ये चीज एक स्केलर आ जाएगी, और आप चाह रहे हैं कि ये नेगेटिव आए। कब? जब Tn नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 आंसर आ जाएगा। और जब भी टारगेट 1 है तो आप चाह रहे हैं कि W ट्रांसपोज xn वो पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव Tn T1 था, तो 1 इंटू समथिंग पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आंसर आ जाएगा। यानी ये वो क्राइटेरिया है आपके W, मुझे नहीं पता W क्या है, पर मैं W के ऊपर एक क्राइटेरिया लगा रहा हूं कि अगर आपका पॉइंट करेक्टली क्लासिफाई होना है, इनपुट एग्जांपल अगर करेक्टली क्लासिफाई होनी है, तो W ऐसा होना चाहिए कि W ट्रांसपोज xn का वही साइन हो जो Tn का साइन है। अगर Tn नेगेटिव है तो W ट्रांसपोज x भी मुझे नेगेटिव चाहिए, अगर Tn पॉजिटिव है तो W ट्रांसपोज xn भी मुझे पॉजिटिव चाहिए। यानी जब भी मैं इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इनके साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। इन बोथ केसेस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये है मेरा परसेप्ट्रॉन का क्राइटेरिया। इस क्राइटेरियन की बेस पे मैं W लर्न करना शुरू करूंगा, ठीक है। So that's my perceptron criterion, W transpose xn multiplied by the target value. This should always be greater than 0 for a correctly classified point. Okay. Then, और अब हम पूरा लॉस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि अब जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं एक सेट बनाने लगा हूं, उस सेट का नाम है M, लेकिन ये सिर्फ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स का सेट है, ठीक है। अगेन मेरे पास जो पॉइंट्स है 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1, 4 पॉइंट्स थे। लेट्स से मेरे W की कोई ऐसी वैल्यू है फिलहाल कि ये दो मिस क्लासिफाई हो रहे हैं और ये बाकी दो सही क्लासिफाई हो रहे हैं, तो मेरे सेट M में ये 2 पॉइंट्स पड़े होंगे, ठीक है। सो मेरे पास एक सेट M है मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स का फिलहाल। लेट्स अस्यूम कि उसमें ये 2 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। मैं सिर्फ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स वाले सेट पे सम करने लगा हूं इस चीज का
नाउ आई नो कि अगर तो ये सही क्लासिफाई हुए थे, अगर ये सही क्लासिफाई हुए थे तो फिर तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी। लेकिन अगर ये गलत क्लासिफाई हुए हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आई हुई है, और जितनी भी वो नेगेटिव आई हुई है उसको मैं फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो भी वैल्यू आई है पॉजिटिव होके, इसको मैं कहता हूं ये मेरा लॉस है। ठीक है ना। अगर तो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे सही क्लासिफाई हो गए हैं तो फिर मेरे पास सेट एम के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मेरे पास सेट एम के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सम चलेगा ही कोई नहीं। और अगर मेरे पास सेट एम में 2 पॉइंट्स हैं तो मैं दोनों पॉइंट्स पे W ट्रांसपोज एक्स एंड टी एन इवेल्युएट करूंगा। चूंकि वो मिसक्लासिफाइड थे, ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, और उन नेगेटिव नंबर्स को मैं फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जितना वो पॉजिटिव नंबर आया है उतना ही मुझे नुकसान उठाना पड़ा है, उसको मैंने लॉस कह दिया है। ठीक है, आइडियली ये लॉस हमेशा मुझे 0 उठाना चाहिए कि या तो मतलब कोई मिसक्लासिफाइड नंबर हो ही ना, अगर है मिसक्लासिफाइड तो मैं इतना लॉस ऐड कर दूंगा, इतनी सजा मिलेगी। ठीक है, और वो सजा किसकी वजह से आई है? W की वैल्यूज की वजह से आई है। ठीक है, तो दैट्स माय लॉस फंक्शन। ठीक है, सजा का एक फंक्शन है। ठीक है, कि लॉस फंक्शन का मकसद ये होता है कि W को कितनी सजा देनी है, W को कितनी सजा देनी है, ये इसका मकसद होता है। और फिर जब आपके पास लॉस फंक्शन अगर मौजूद है तो फिर जो ऑप्टिमल W होगा, सबसे अच्छा W, वो ऐसा होगा जो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता हो। इसलिए हमने पिछली दफा मिनिमाइजेशन पढ़ी थी। हमने ऐसा W ढूंढना है जो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता हो, जिसपे लॉस की वैल्यू सबसे कम आती हो। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली जो लिखने का तरीका है वो ये है कि W स्टार द ऑप्टिमल W स्टार द ऑप्टिमल W is the argument, by argument I mean input to a function। ठीक है, कोई भी फंक्शन f of x जब होता है तो जो आपने उसको इनपुट किया होता है उसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं आप, राइट। सो W स्टार द ऑप्टिमल W is the argument of the function L, which is my loss function, for which the value of the loss function is minimized। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि the optimal W star is the argument of my function L या loss function for which the value of my loss function is minimum। Okay, और ये बात मैं आप पे छोड़ देता हूं, बल्कि नहीं, लेट्स डू दिस कि ये ग्रेडियंट अब कंप्यूट कैसे होगा। अगर लॉस फंक्शन को मैं मिनिमाइज करना है, हमें पता है वो ग्रेडियंट डिसेंट से होता है, उसके लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है। तो लेट्स कंप्यूट द ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर में हम ये नेबुला ऑपरेटर यूज करते थे, और ये ऐसे डिफाइन होगा कि दिस इज लॉस, बल्कि मल्टीवेरिएट है तो पार्शियल डेरिवेटिव, इसके अंदर होगा पार्शियल डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू W1, पार्शियल डेरिवेटिव इसमें होगा विद रिस्पेक्ट टू W2, पार्शियल डेरिवेटिव इसमें होगा विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पैरामीटर जो कि बायस था, और ये जो वेक्टर बनेगा ये मेरा ग्रेडियंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल पार्शियल डेरिवेटिव्स इनको कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। इसको देखने के लिए आप अपने लॉस फंक्शन को, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अपने लॉस फंक्शन को खोल के लिख लें। सो सम ओवरऑल मिस क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स minus, and then you have W transpose, which means here you have W1 x nth example का x1 plus W2 multiplied by
nth एग्जाम्पल का x2 प्लस बायस मल्टीप्लाइड बाय tn, ठीक है। ओके, इस एक्सप्रेशन में जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू w1, इस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w1 जो हमें चाहिए वो यहां पे लिख लेते हैं। यानी curly L by curly W1 that will be, वहाँ सम हो रहा है तो यहाँ भी हम सम कर लेते हैं। वहाँ पे एक माइनस था, ये माइनस अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं माइनस को बाहर लाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस बाहर ले आता हूँ और यहाँ पर है W1। सो W1 से जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म वो सिर्फ xn1 है और tn भी मल्टीप्लाई होना है बाद में, ठीक है। सो ये जो डेरिवेटिव है ये बहुत सादा डेरिवेटिव होगा, इसका आंसर होगा xn1 मल्टीप्लाइड बाय tn, दैट्स इट। इसी तरह कर्ली L बाय कर्ली W2 जो होगा उसमें यहाँ xn2 आ जाएगा और कर्ली L बाय कर्ली B में यहाँ पे 1 इंटू tn आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ एज एन एक्सरसाइज, पर यहाँ पे मैं वो डेरिवेटिव्स लिख देता हूँ कि यहाँ भी एक सम हो रहा होगा और यहाँ पर xn1 tn होगा, अगली टर्म आ रही होगी फिर से वही सम और माइनस भी होगा, बाय द वे माइनस भी डाल देता हूँ, xn2 और tn और इधर भी सम और माइनस भी है और 1 इंटू tn, ठीक है। ये बायस के हिसाब से डेरिवेटिव, तो ये एक वेक्टर आ जाएगा। और अगेन मैं आप पे छोड़ देता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है मैंने कि एक सम लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने स्केलर्स की बजाय पूरा वेक्टर x डाला हुआ है, पूरा वेक्टर x डाला हुआ है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ये एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके। तो एक्चुअली पता ये लगा कि जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो xn tn से आता है और जो माइनस xn tn से आता है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव ग्रेडियंट वेक्टर होगा उसमें ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो xn tn इस तरह की टर्म आएगी, ओके। नाउ दिस गिव्स अस द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम, जो एक परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करता है, यानी 2 क्लास क्लासिफायर को ट्रेन करता है। हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे और सीक्वेंशियल कर लेते हैं, चलें, चाहे सीक्वेंशियल हो चाहे स्टोकैस्टिक हो, पर हम हर एक एग्जाम्पल के बाद चेंज कर रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल के बाद हम वेट्स अपडेट करेंगे। तो जब मेरे पास nth ट्रेनिंग सैंपल आएगा, nth ट्रेनिंग सैंपल पे जो ग्रेडियंट है, nth ट्रेनिंग सैंपल पे जो लॉस का ग्रेडियंट है वो हमने देखा है कि वो माइनस xn tn, ये है वो ग्रेडियंट। अगर तो वो nth ट्रेनिंग सैंपल मिस क्लासिफाइड सेट में थी, अगर नहीं थी फिर तो ठीक है, सम में कुछ आना ही नहीं है, लेकिन अगर वो मिस क्लासिफाइड में थी nth ट्रेनिंग सैंपल तो ग्रेडियंट माइनस xn tn आएगा। और ग्रेडियंट डिसेंट में हम नेगेटिव ग्रेडियंट डिसेंट में जंप करते हैं, हेंस द प्लस साइन ओवर हेयर, यानी माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो गया। और जो भी पुराने पैरामीटर्स थे माइनस द नेगेटिव ग्रेडियंट, सॉरी प्लस द नेगेटिव ग्रेडियंट विच इज दिस टर्म, और बाद नए पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिमेंबर ये सिर्फ तब करेंगे अगर nth ट्रेनिंग एग्जांपल अगर तो मिसक्लासिफाइड थी, वरना कुछ भी नहीं करेंगे हम। एंड दिस इज कॉल्ड द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल कि न्यू पैरामीटर्स इक्वल्स ओल्ड पैरामीटर्स प्लस इनपुट वेक्टर इनटू टारगेट,
राइट, प्लस इनपुट वेक्टर इनटू टारगेट, ये था आपका ग्रेडियंट। इसको परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल कहते हैं। अगर तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो लीनियरली सेपरेबल है, यानी लाइन ड्रॉ करके आप जीरोज और वंस को सेपरेट अगर कर सकते हैं एक लाइन ड्रॉ करके, जो कि एंड गेट में यही प्रॉब्लम थी, और गेट में भी ऐसा ही था कि आप एक लाइन से, यानी एक लाइन से सेपरेट कर सकते थे, विच मीन्स योर ट्रेनिंग डेटा, योर ट्रेनिंग सेट वाज लीनियरली सेपरेबल। ऐसी प्रॉब्लम्स में ये जो परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम हमने अभी पढ़ा है, दिस इज गारंटीड कि ये आपको वो सही वाली लाइन दे देगा। ठीक है, चाहे वो ये वाली लाइन थी, चाहे वो ये वाली लाइन थी, चाहे ये वाली, जो भी लाइन थी, जो भी उनके W और B की वैल्यूज हो सकती थी, अगर प्रॉब्लम आपकी एक लाइन से सेपरेट की जा सकती है, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम इज गारंटीड टू फाइंड दैट डिसीजन बाउंड्री फॉर यू इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इन अ फाइनाइट, वो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप्स में आप पहुंच जाएंगे उस सही लाइन पे। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम एक लाइन से सेपरेट नहीं की जा सकती, जो कि एक्सक्लूसिव ऑर में हमने देखा था, एक्सक्लूसिव ऑर वाली जो इनपुट्स हैं उनमें 1 और -1 क्लासेस वाली जो इनपुट्स हैं, कोई एक लाइन नहीं है जो उनको सेपरेट कर सके। ठीक है, सो इफ द प्रॉब्लम इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, तो फिर ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम विल नेवर कन्वर्ज, यानी आप क़यामत तक लगे रहें, ये कभी भी उस तरह की लाइन, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये लाइन कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। लगे रहें, ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिस विल नेवर कन्वर्ज। ठीक है, तो अगर आपको शुरू में पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सेपरेबल है या नहीं है, तो आपको कोई गारंटी, आपको ये एल्गोरिथम हेल्प नहीं करेगा। और आपको ये भी नहीं पता कि अच्छा हो सकता है 2 और कर लूँ तो ये मुझे मिल जाएगी लाइन, अच्छा 10 और कर लूँ तो मिल जाएगी लाइन। सो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में वैसे इंसाइट आपको होनी चाहिए कि ये लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है। सो इसकी वीकनेस हमने देख ली है कि जो परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम है ये सिर्फ तब काम करता है अगर ट्रेनिंग डेटा लीनियरली सेपरेबल हो। ठीक है, वरना परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम काम नहीं करता। और जो सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी, वो ये है कि रिमेंबर, ये पूरा एल्गोरिथम हमने सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करने के लिए बनाया है, एक परसेप्ट्रॉन को, कि इस परसेप्ट्रॉन का वेट W1 W2 और इस परसेप्ट्रॉन का बायस भी, ये सिर्फ इनको ट्रेन करने के लिए बना था, एक परसेप्ट्रॉन को। हमने ये भी देखा है पहले कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशंस हों परसेप्ट्रॉन्स की, तो आपके मॉडल्स जो हैं डीप लर्निंग या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स आर मच मोर पावरफुल देन वन सिंगल परसेप्ट्रॉन। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ परसेप्ट्रॉन्स आर मोर पावरफुल देन सिंगल परसेप्ट्रॉन्स। तो असल तो सवाल ये है कि आप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, इनके अगर इसका W1 1 है, इसका W1 2 है, इसका W 1 है, इसका W2 2 है, इसका W3 1, इसका W3 2 एंड सो ऑन, और इनके अपने अपने बायसेस, अगर ये सारे हमने लर्न करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे लर्न होंगे? उसमें परसेप्ट्रॉन वाला जो एल्गोरिथम हमने अभी देखा है, दैट डज नॉट हेल्प। और उसकी वजह ये है कि परसेप्ट्रॉन जो लर्निंग रूल था, परसेप्ट्रॉन का लर्निंग रूल था जैसे मैं सिर्फ किसी एक W1 की बात कर लेता हूँ, W1 न्यू इक्वल्स W1 ओल्ड माइनस, बल्कि प्लस xn मल्टीप्लाइड बाई Tn। नाउ इमेजिन, विजुलाइज कि ये Tn कहाँ पे अवेलेबल होता है। देखिए, आप इनपुट्स तो इस लेयर पे डालते हैं और जो टारगेट है वो आपने यहां रखा होता है आउटपुट पे। तो एज फार एज दिस लास्ट परसेप्ट्रॉन इज कंसर्न्ड, इसको तो टारगेट मिल गया अपना परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल अप्लाई करने के लिए कि अच्छा टारगेट ये होना चाहिए था। इसको क्या टारगेट देंगे?
इस बेचारे को क्या पता कि मुझे इस वक्त क्या आंसर देना चाहिए था, और इस बेचारे को क्या पता कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए था। इसको आप टारगेट्स क्या असाइन करेंगे? यानी ये जितने भी इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, आउटपुट वाले से पहले वाले, उनके लिए जो टारगेट्स हैं ना, वो हमारे लिए अननोन होंगे। और परसेप्ट्रॉन रूल जो है वो तो टारगेट की बेस पे लर्निंग करता है। टारगेट हमारे पास सिर्फ आउटपुट लेयर के न्यूरॉन, आउटपुट लेयर के परसेप्ट्रॉन का होता है। हिडन लेयर के परसेप्ट्रॉन का टारगेट हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा। देयरफॉर ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम जो है ये सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करने के लिए होता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स को ट्रेन करने के लिए नहीं होता। तो अब हम मल्टी लेयर्स में परसेप्ट्रॉन्स, द परसेप्ट्रॉन्स दैट आर ट्रूली पावरफुल, वो वाले परसेप्ट्रॉन्स दैट जो कि हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि दे आर यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स ऑफ एनी बूलियन फंक्शन, एनी क्लासिफिकेशन बाउंड्री, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। जो सही पावरफुल वाले मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स हैं, उनमें फिर ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके ऑप्टिमल वेट्स, डब्ल्यूज एंड बायसेस ये कैसे लर्न किए जाएंगे, ये चीज़ हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।